देखिए, 80 ग्रंथों के रचयिता, 22 भाषाओं के जानकार, 441 साक्ष्य कोर्ट में देने वाले, 437 साक्ष्य की पुष्टि सुप्रीम कोर्ट में, इनके साक्ष्य, इनकी पुष्टि एक्सकवेशन से मिलने के बाद, मिलान के बाद, सारे तथ्यों को मिलाने के बाद सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया। उस पर देखा होगा आपने कि किस प्रकार से एक वर्ग ने क्या क्या टिप्पणियां की। टिप्पणी उन्हें करनी चाहिए, लेकिन उसका कोई आधार हो। पहले तो राम को नकारने की कोशिश हुई, ये काल्पनिक चीज है, चलिए मान लेते हैं काल्पनिक है, ये कवि की कोई परिकल्पना रही होगी, रचयिता की कुछ परिकल्पना रही होगी, एक पल के लिए मान लिया। उसके बाद हुआ कि नहीं, ये तो जमीन का विवाद है। जमीन का भी दृष्टांत दे दिया कि सरयू से कितनी दूरी पर है। जो नाप का वर्णन है साहित्य में या ग्रंथ में, पुराणों में, उसको उद्धृत करते दे दिया। और जो एंशिएंट टेक्स्ट को सामने रखा, उससे जो मिलान हुआ वो सब मिल रहा था, उसको भी नहीं माना। ले आया कि भाई वहां मंदिर नहीं था, कोई एविडेंस नहीं मिला। पूछा कि भाई आपने खुदाई की, खुदाई से पता चला कि नहीं वहां मंदिर था, उसके अवशेष हैं। तोड़ा गया, एक नहीं कई मंदिर टूटे, सारे साक्ष्य प्रमाणित हैं। बनारस में साक्ष्य प्रमाणित है, मथुरा में साक्ष्य प्रमाणित हैं। मैं जिस जगह से आता हूं वहां भी कुछ साक्ष्य प्रमाणित है। इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। आप एक बात ध्यान से समझिए, इसका इससे कोई लेना, आज इनको हमारे वर्तमान मुस्लिम भाइयों से जोड़ करके देखने की आवश्यकता नहीं है। वो तोड़ने वाला कोई और होगा, उससे हमारे वर्तमान मुस्लिम भाइयों को न तो चिंतित होने की जरूरत है, न सोचने की जरूरत है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक वर्ग है जो इनको, उनके दिमाग में ये डाल रहा है बार 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 कि इसको मुद्दा बनाइए, इसको मुद्दा बनाइए, इसको मुद्दा बनाइए। राजनीति इस पर नहीं होनी चाहिए, मैं इसका पक्षधर हूं। और ट्यूबाइब नेटवर्क इस विषय में हमेशा साथ है कि राजनीति ना हो, लेकिन साक्ष्यों के साथ तोड़ मरोड़ करना, प्राचीन साहित्य को पढ़े बिना निर्णय दे देना, तो ये तो सवाल जयति घोष से और प्रभात पटनायक से और नंदनी सुंदर से पूछना ही चाहिए। आप किस बिना पर चले गए थे? आपका तो विभाग भी नहीं है, क्यों जाएंगे, कैसे जाएंगे? अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आप बात करेंगे। चलिए कोई बात नहीं, ये मान लेते हैं कि आप न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे सुनी सुनाई बात पे, क्योंकि आपके मित्रगण कह रहे थे, रोमिला जी कह रही थी, बिपिन चंद्रा जी कह रहे थे, इरफान हबीब साहब कह रहे थे, वो आपके मित्रगण हैं, उनकी बात को कोई नहीं सुन रहा है, आप उनको समर्थन करने के लिए अदालत तक पहुंच गए, अच्छी बात है। लेकिन आप उनकी बातों पर ही अकेला क्यों भरोसा कर लिया आपने? सिर्फ इस बिना पर कि भारतीय जनता पार्टी इसका राजनीतिक फायदा उठा रही है। भारतीय जनता पार्टी का विरोध कीजिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए, करिए विरोध, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप उसका भी विरोध करने लगे, उस साहित्य का भी विरोध करने लगे। सुमेरु तंत्र को पढ़े बिना भी इसकी चर्चा करने लगे, अथर्ववेद को जाने बिना इसकी चर्चा करने लगे, ऋग्वेद का जो जिक्र कर रहे हैं उसको जाने बिना इसकी चर्चा करने लगे। मेरा सवाल आपसे यह है कि आप अगर समावेशी होते तो जो दूसरे पक्ष कह रहे हैं इसे भी पढ़िए और इसे भी अपने चिंतन के मूल में लाइए, और अगर आप उसको अपने चिंतन के मूल में लाते तो शायद आपकी दृष्टि अलग होती और आज हमारे देश में यह विभाजन नहीं होता जो विभाजन हो रहा है। हम सब मिलकर के जो सत्य है उसका अनुसरण अगर कर लेते तो ना तो मुसलमानों में कोई विरोध होता, ना हिंदुओं में कोई विरोध होता। आप इसमें मिलकर के बैठ करके जान लेते कि भाई ये गड़बड़ है, इसको हटा देते हैं, यहां पर ये बना देते हैं। आप अपनी जो पद्धति है उसमें अनवरत चलते रहेंगे, पांचों टाइम की नमाज में चलेंगे, हम भी चलेंगे साथ में, आपकी पद्धति में हम शामिल, हमारी पद्धति में आप शामिल, और इस तरह से हम मिलकर के चलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। हो क्या रहा है? ओवैसी भड़का रहे हैं।
और इधर से भी कुछ तत्व, शरारती तत्व हैं जो इसका बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम इस बात को मानते हैं कि बेजा इस्तेमाल करने वाले भी लोग हैं, लेकिन एट द सेम टाइम यह भी एक पक्ष है कि स्टेट के इंटरवेंशन के बिना इस सांस्कृतिक जो नया रेनेसां आप देख रहे हैं, सांस्कृतिक जागरण देख रहे हैं, इसका होना असंभव है। होना चाहिए। और यह सांस्कृतिक जागरण इसलिए अवश्यंभावी है कि कुछ ज्ञान की बातें जिसे छुड़ा दी गई हैं, जिसे भुला दी गई हैं, उन ज्ञान की बातों को एक बार दुनिया के सामने लाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और वो ज्ञान हमारा नेचुरल साइंस है, नेचुरल साइंस है। और जब नेचुरल साइंस आएगा, ये जो मॉडर्न साइंस है ना, इस पर बहुत बड़ा कुठाराघात होने वाला है। ये जो शिक्षा नीति है, इसमें भी बदलाव होगा। बहुत सारी बात वैज्ञानिकता के सहारे चलेगी और वहां रामभद्राचार्य की बहुत आवश्यकता होगी, जो हमारे पुराने टेक्स्ट को बहुत ही विस्तृत तरीके से, एक्सप्लिसिट तरीके से आपको उसका वर्णन करके सुनाएंगे और तब फिर आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। मित्रों, ओवैसी के बिगड़े बोल से हमारे अकलियत बंधुओं को कोई सरोकार नहीं होना चाहिए, उधर देखने की भी जरूरत नहीं है। हम ज्ञान के रास्ते पर चलें, जो आपके ज्ञान है उससे हम प्रकाशित हों। आप देखते होंगे कि आरिफ मोहम्मद खान लगातार कह रहे हैं, राम हमारी आवश्यकता है, राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, राम उसूल है, राम मर्यादा है, और मर्यादा का अनुसरण मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई सब लोग करेंगे, सारे लोग करेंगे। इसलिए, और अगर दूसरी तरफ भी मर्यादा है, ईसाई की मर्यादा है, इस्लाम की मर्यादा है, सारी मर्यादाओं का पालन सबको करना चाहिए और सब करते हैं, करते आ रहे हैं, आगे भी करेंगे। लेकिन ये नंदनी सुंदर, प्रभात पटनायक और जयति घोष जैसे लोग ये मर्यादा का पालन करवाने के लिए नहीं है, मर्यादा का हनन करवाने के लिए हैं और ज्ञान का मुलम्मा चढ़ा करके अज्ञानता का प्रसार करते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहना है। और ऐसे जो बिगड़े बोल बोलने वाले ओवैसी जैसे कट्टरपंथी हैं, और इधर जो कट्टरपंथी हैं लोग, जैसे मैं ही आपको जिक्र कर देता हूं, हमारे एक सांसद हैं जिन्होंने संसद में किस प्रकार का बयान दिया था, उस तरह के बयान देने वाले सांसदों का घोर प्रतिरोध होना चाहिए, निंदा होनी चाहिए, आलोचना होनी चाहिए। रमेश बिधूड़ी का मैं जिक्र कर रहा हूं। ऐसे नेताओं की घोर आलोचना होनी चाहिए, घोर निंदा होनी चाहिए। इसीलिए ज्ञान के रास्ते पर चलिए, अज्ञानता का मार्ग छोड़िए। ओवैसी के बिगड़े बोल में फंसने की जरूरत नहीं है। जगत गुरु रामभद्राचार्य के अनुसरण से ही हम ज्ञान के रास्ते पर चल पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी चालित मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। यह 6 से 8 घंटे के प्रभावशाली संचालन समय का दावा करता है, जिससे यह एक बार चार्ज करने पर 16,000 वर्ग फुट गेहूं या चावल के खेतों को कुशलतापूर्वक काट सकता है, जबकि इसका पेट्रोल समकक्ष व्यक्ति उसी कार्य के लिए 1,000 रुपए मूल्य का पेट्रोल खर्च करता है।